ओके लिसन, अपन ये पूरा चैप्टर का जो एक वन शॉट रिवीजन है उसको कल करेंगे क्लास में। उसमें प्रॉपर तरीके से शुरू से लेके लास्ट तक हम जो है पूरे टॉपिक को रिवाइज कर लेंगे एक बार अच्छे से, ताकि दिस कैन कीप एज ए लाइक अ प्रिजर्व आपके पास रहेगा। ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे सर, आज हमारे कई सारे छोटे छोटे टॉपिक्स थे और कुछ कुछ ऐसे माइन्यूट टॉपिक्स थे जो पेंडिंग है। इस चैप्टर को समाप्त करते हैं ताकि एक बार के लिए टॉपिक खत्म हो सके। उसके बाद आज का समय में एक बार आप लोग प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज वाला पार्ट जो है उसको रिवाइज करोगे, फिर मैं कल आप लोगों को क्वेश्चन बैंक या क्वेश्चन शीट दूंगा सॉल्व करने के हिसाब से। ठीक है। ये चैप्टर का कई सारे क्वेश्चंस हमने वर्बली कर लिया है वैसे तो इतना कोई दिक्कत वाला चीज नहीं है, बट स्टिल ऐसे कई सारे क्वेश्चंस है जो आपको सॉल्व करने हैं इस चैप्टर में से। ठीक है। और ऑब्वियसली देयर बी सर्टेन स्पेसिफिक क्लासेस जहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ही डिस्कस करूंगा आपके साथ, मतलब इट विल बी लाइक ओनली क्वेश्चंस व्हिच आर बीन डिस्कस इन दोस क्लासेस। तो इतना टेंशन वाला बात नहीं है कि क्वेश्चंस का क्या होगा, कितने क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। आपको जितने क्वेश्चंस मिल रहे हैं आपको राइट लिख लिख के अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है मेनली। ठीक है। आइए सर, क्या क्या टॉपिक्स अपना पेंडिंग था कल वाले लास्ट वाले क्लास में। सर एक तो सबसे पहले हमने कल वाले क्लास में क्या क्या पढ़ा था, अगर आप लोगों के लिए रिकॉल करो तो। ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा था सर, हमने पढ़ा ना लास्ट क्लास में, हम सेक्शन नंबर 39 तक करके रखे थे उसकी पहले वाले क्लास में, अगर कोई याद होगा तो। We did in section number 39 which talked about what allotment of securities, we talked about what allotment of securities। allotment of securities में कई सारे नियम थे, कई सारे नियम थे। ठीक है। जैसे कि 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना पड़ेगा। फेज जो एडमिशन है, एडमिशन के टाइम में, एडमिशन सॉरी एप्लीकेशन मनी के टाइम में कितना परसेंट मिनिमम आपको एप्लीकेशन मनी मंगवाना है। ठीक है। आपको एक रिटर्न फाइल करना है ऑफ पास नंबर 3 विद इन हाउ मेनी डेज, 30 डेज। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितने दिनों में वापस आ जाना चाहिए आपके पास में, 30 डेज के अंदर। और कोई भी कॉन्ट्रावेंशन हुआ तो क्या होगा। ठीक है। अगर मैं चैप्टर को ब्रेक करूं आप लोग के लिए एक बार करें, so it is a very very simple chapter to be very frank. Yes, it has a lot of data. It is a very important chapter. आप कंटेंट देख के समझ में आ गया होगा। बट अगर मैं चैप्टर को ब्रेक करूं, इट हैज बिकम वेरी वेरी सिंपल फॉर यू। कैसे सर, हमने सबसे पहले शुरुआत किया अबाउट प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट वो सेक्शन नंबर 42 एंड वी हैड अराउंड 10 पॉइंट्स, जिसकी वजह से प्राइवेट प्लेसमेंट पूरा का पूरा फ्रॉम ए टू सी वाज कंप्लीटेड। ठीक है। कि प्राइवेट प्लेसमेंट होता क्या है, स्पेसिफिक ऑफर दिया जाता है, प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए क्या क्या नियम होता है, अगर लिमिट्स कितने हैं प्राइवेट प्लेसमेंट में, 200, 200 के ऊपर हुआ तो वो क्या हो जाता है, पब्लिक इशू माना जाता है। इस 200 में कितनी की गिनती नहीं होती है, हम लोग कब प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। प्राइवेट प्लेसमेंट के पैसे जो मिलते हैं हमें, ठीक है, वो हम किस चीज में यूटिलाइज कर सकते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट जब ऑफर देते हो, दैट इज रिकॉर्डेड इन पास। जब हम लोग इन्विटेशन देते हैं लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए, तो पास 4 और रजिस्टर कौन सा है, पास 5। इस तरीके से फिर रिटर्न ऑन अलॉटमेंट होता है पास 3। या तो हम पैसों को वापस कर देते हैं, इफ पेड लेट देन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। और अगर हमने अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज कर लिया है तो विद इन 15 डेज आरओसी को इन्फॉर्म करना है कि इनकी हो गए हैं। ठीक है। बाईपास। ये था प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में। तो प्राइवेट प्लेसमेंट अपने आप में मतलब ना पार्ट 2 ऑफ स्पेसिफिक चैप्टर हो गया। तो आई डोंट थिंक सो प्राइवेट प्लेसमेंट में आप लोगों को कोई दिक्कत हुआ होगा अभी तक। व्हेन इट कम्स टू मेन अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, तो 3 टाइप का इशू पॉसिबल है, पब्लिक इशू, फेलो ऑन पब्लिक इशू। ठीक है। पब्लिक इशू के नीचे बोल रहा हूँ, पब्लिक इशू, राइट इशू, बोनस इशू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट हमने कर लिया। पब्लिक इशू के नीचे 3, इनिशियल पब्लिक ऑफर, फेलो ऑन पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर या फिर ऑफर फॉर सेल। इसका सेक्शन नंबर आज हम डिस्कस भी करेंगे इसके बारे में। ठीक है। उसके अलावा राइट इशू था, वो वाला पार्ट अपन शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद में तुम्हारा था पब्लिक इशू के बारे में और कुछ कुछ पॉइंट्स था आपका जो हमें पढ़ना था। ठीक है। उसके बाद कौन सा था आपका, रोल ऑफ द सेबी। ठीक है। जनरली जो पावर होता है सेबी का, वो किसके ऊपर वेस्टेड होता है, ऑन द लिस्टेड कंपनीज, ऑन द व्हाट, लिस्टेड कंपनीज, उनके ऊपर पावर रहता है। ठीक है। और जो अनलिस्टेड कंपनीज होते हैं उनके केस में तो सेबी का रोल ही ऐसा होता नहीं है, दे हैव टू फॉलो व्हाट द सीजी ट्राइब्यूनल और द कंपनीज एक्ट टेल्स देम टू डू इट। और जो सेबी का पावर है इन द केस ऑफ लिस्टेड कंपनी आल्सो, मेनली 2 जगह में ज्यादा काम आता है। ठीक है। वो कौन से हैं आपके, इशू ऑफ सिक्योरिटीज, इशू एंड व्हाट,
इशू ऑफ सिक्योरिटीज वाला केस में, नंबर 2 है नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड वाले केस में। इसलिए जब भी प्रोस्पेक्टस वाला इशू होता है तब देखोगे आप सेबी बीच में आ जाता है, बिकॉज वो इशू ऑफ सिक्योरिटीज का पार्ट बन गया है, इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, उसके अलावा वी डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। ठीक है, उसमें से डीम्ड प्रोस्पेक्टस के बारे में हम वापस आज पढ़ेंगे डिटेल्ड रूप में, क्योंकि हमने डीम्ड प्रोस्पेक्टस को पार्ट पार्ट में किया है ताकि इट बिकम्स स्मूदर एंड इजियर फॉर यू। ठीक है, डीम्ड प्रोस्पेक्टस के बारे में हमने पढ़ा था। इसमें डायरेक्टली प्रोस्पेक्टस जो है कंपनी इशू नहीं करना चाहता है, बट आपके बिहाफ में कोई इशूइंग कंपनी होता है जो आपके बिहाफ में इशू करता है। ठीक है, उसको हम लोग डीम्ड प्रोस्पेक्टस बोलते हैं, या फिर कभी कभी हम अपने शेयर्स को उस इशूइंग कंपनी के पास में या इशूइंग एजेंसी के पास में ट्रांसफर कर देते हैं और वो फिर कंपनी का इशू कराता है शेयर्स का, तब भी हम उसे क्या कहेंगे, एज डीम्ड प्रोस्पेक्टस कहते हैं। एब्रिज क्या है सर, शॉर्टर या फिर कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ द प्रोस्पेक्टस, जो कि सेबी हमें गाइड करता है। कुछ केस में एब्रिज प्रोस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कौन से केस में, नंबर 1 है अंडरराइटर का केस में, नंबर 2 अगर प्रमोटर वगैरह होगा तब। उसके अलावा था दो टाइप का, यूनिक टाइप का था, क्या क्या था आपका, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। नंबर 1 वाज व्हाट, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, एंड नंबर 2 क्या है आपका, क्या है भैया, शेल्फ प्रोस्पेक्टस। एक क्या है आपका रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, एक क्या है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस तो एकदम मस्त था। क्या था सर, बताइए। शेल्फ प्रोस्पेक्टस में क्या था, आप एक बार प्रोस्पेक्टस को इशू कर दो, आप केवल एक बार प्रोस्पेक्टस को इशू कर दो तो लाइफ ढिंगा वाला है, क्योंकि उसके बाद आप जितना बार भी इशू निकालोगे आपको प्रोस्पेक्टस निकालने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बट अगर कोई भी मटेरियल चेंजेस है तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा इन द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, इन द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। बराबर, ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ तक, और उसके बारे में तो मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम देने के बाद में जो भी इन्वेस्टर्स है उनके पास चॉइस है कि वो चाहे तो फर्दर पैसे लगा सकते हैं या फिर पैसे को वहां से निकाल सकते हैं विदाउट पेइंग एनी फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट और कंपनी चार्जेस। याद है ना आपको, मैंने लिखवाया था आपको, चार्जेस के बिना पूरा का पूरा पैसा निकाल सकता है, कोई चार्जेस कंपनी वहां से डिडक्ट नहीं कर सकता। Red herring prospectus was a complete prospectus or it was an incomplete prospectus? It was a incomplete prospectus जिसमें मेनली दो चीज नहीं था, क्वांटम ऑफ शेयर्स एंड द इशू प्राइस। सर ये क्यों इशू किया जाता है, ये ट्रेलर की तरह इशू किया जाता है ताकि लोगों को पता चल जाए। बट सर अगर पैसे उठाने वाले और सब्सक्रिप्शन मनी, ठीक है, तो उसके कितने दिन पहले आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, एटलीस्ट 3 डेज पहले किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, आरओसी को इन्फॉर्म करने का पड़ेगा कि भैया देखो हम मूवी लाने वाले हैं तो थोड़ा सा देख लीजिए आप। ठीक है सर, उसके अलावा क्या था, सेक्शन नंबर 34 35, अगर कॉन्ट्रावेंशन हुआ, ठीक है, तो यू हैव सिविल लाइबिलिटी, यू हैव क्रिमिनल लाइबिलिटी। 34 टॉक्स अबाउट क्रिमिनल लाइबिलिटी, मेंस हुआ जहां पे तुम्हारा माइंड कैसा होना चाहिए, गिल्टी माइंड होना चाहिए। और क्रिमिनल लाइबिलिटी में क्या है सर, माइंड गिल्टी हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता है, जितना डैमेजेस हुआ है उतना तो आपको पे करना पड़ेगा। उनके भी कई सारे एक्सेप्शंस थे जो आपके स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा है, ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपके थे। देन वी टॉक्ड अबाउट सेक्शन नंबर 36 कि अगर कोई इंसान जो है कंपनी बदमाशी करेगा तो उसके ऊपर तो लाइबिलिटी लगेगा ही, बट अगर कोई इन्वेस्टर है वो फॉल्स इंफॉर्मेशन दे के अगर एंटर करता है ट्रांजेक्शन में तो इट विल बी डिक्लेयर्ड एज व्हाट, फ्रॉड अंडर सेक्शन 447। ठीक है, बट अगर किसी भी इंसान के साथ में बुरा हुआ है, दुखिया इंसान है, गरीब इंसान है, तो भी वो क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 447 की, मेरे में दुख हुआ है, फ्रॉड किया इन्होंने मेरे साथ में। फिर we discuss about allotment of securities just now, section number 39, and then we discussed very important section in the last class, which was section number 40, जो कि था क्या, सिक्योरिटीज टू बी डेल्ट विद इन द स्टॉक एक्सचेंज। अगर आपको याद होगा तो ये मैंने आपको 2 बार हेडिंग पढ़ रहा था कि स्टॉक एक्सचेंज का क्या रेलेवेंट होता है। सर कम से कम एक या एक से अधिक अपने शेयर्स को आपको एप्लीकेशन देना पड़ता है फॉर लिस्टिंग। सर किन के लिए, जो या तो रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है, आपको मेंशन करना पड़ेगा एवरी कंपनी बिफोर मेकिंग अ पब्लिक इशू शैल अप्लाई फॉर एन एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग टू वन और मोर स्टॉक एक्सचेंज। अगर सर एक दो आपने अप्लाई किया था, उसमें से अगर एक में भी रिजेक्ट हो गया आप, तो आपका पूरा का पूरा एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा आपका। जब तक जब तक प्रॉपर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज नहीं होता है, सब कुछ फॉर्मेलिटीज पूरा नहीं होता है, तब तक एप्लीकेशन मनी को आप कहीं भी और इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, फिर अंडरराइटिंग कमीशन जो है रूल्स के हिसाब से है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, एडीआर जीडीआर वाला पार्ट मैंने आपको कहा था कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन लास्ट क्लास जो प्राइमरी फोकस था आपका, दैट वाज ऑन द टॉपिक ऑफ व्हाट, मैटर्स टू बी स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस, की कौन से ऐसे मैटर्स है जो कि आपको प्रोस्पेक्टस में मेंशन करना पड़ता है। ठीक है,
चलेगा बिल्कुल, यहाँ तक एक्सपर्ट कंसेंट आप डाल सकते हो, बट उसमें भी एक्सेप्शंस थे कि कब कब एक्सपर्ट कंसेंट नहीं रहेगा। ठीक है, इसे कुछ कुछ पॉइंट्स थे आपके, बराबर की बात। ठीक है, ऑब्वियसली जब हम लोग अभी कल जब मेन रिवाइज करेंगे, तब ये सब टॉपिक्स को हम लोग और अच्छे से पिकअप कर लेंगे। फॉर दैट पर्पस जो जब मैं आपको सारा सेक्शन डिस्कस किया आपके साथ में, राइट, तो उसमें से दो सेक्शन पे ऐसा लगता है ना कि ये वाला पार्ट हम भूल चुका है, उसको आपको रिवाइज करना है मेनली। जो याद है उसमें से परफेक्शन लाना है आपको, लैंग्वेज याद करके। ठीक है। अच्छा, एक सवाल जो नॉर्मली हर एक लॉ के स्टूडेंट का आता है, वो ये है कि भैया आंसर कैसे लिखना है। आंसर पूरा कॉपी पेस्ट करना है क्या बुक से? तो नो बडी इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग मी कैन कॉपी द एंटायर लैंग्वेज। सर आपका लैंग्वेज तो बेटर, अरे भाई मैंने बहुत बार पढ़ा है, मैंने खुद लिखा है, मैंने खुद किया है, तो मुझे आइडिया हो गया लिखते लिखते। अगर आप बोलोगे कि आप मेरा पहला अटेम्प्ट है जिसमें मुझे एग्जाम देना है, तो इन दैट केस तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है पूरा का पूरा लैंग्वेज याद करना, एंड प्रोवाइडेड दैट यू हैव सो मेनी सब्जेक्ट्स टू स्टडी। तो जरूरी नहीं कि आप पूरा का पूरा लैंग्वेज याद कर ले। तो सर इजी कॉमन सेंस क्या है बेटे, खुद का लैंग्वेज यूज करने का, आराम से निकाल देने का। खुद का लैंग्वेज तो आप लोग भाई साहब लैंग्वेज का तो इधर उधर कर देता सब कुछ, लेफ्ट राइट सेंटर कर देता आप लोग को लैंग्वेज का, क्योंकि ये कुछ और बोलने का कोशिश कर रहा है, कुछ और हो जाता है आपके जीवन में। इसलिए आपको खुद के लैंग्वेज से भी लिखना नहीं। तो बोलता है किताब से भी लिखने नहीं देगा ये आदमी टू, बोलता है खुद का लैंग्वेज भी नहीं करना, तो क्या करे, कीवर्ड्स यूज करो मेनली। You cannot remember the entire sentence, but you can certainly use certain keywords. और चेकर प्रूफ में आप इजी करो ना लाइफ को, उसको भी सब कुछ नहीं लिखना है। एंड ये बहुत बड़ा गलत फहमी है कि गुड हैंड राइटिंग एंड गुड इंग्लिश, गुड ग्रामेटिकल स्किल्स will help you get great marks in law. No, if you have a decent English, ठीक ठाक, थोड़ा बहुत टुकड़ा मुकड़ा भी है चलेगा, बट आपका हैंड राइटिंग इज विजिबल। ऐसा नहीं कि आपने जो फ्रेंच में लिख के दिया वो आपको समझ ही नहीं आया, आपने विजिबल कर दिया, हैंडराइटिंग जितना ही सुंदर कर दी कोई फर्क नहीं पड़ता। और आईसीआई के टीचर जितने भी हैं जो चेक करेंगे पेपर्स को, एग्जामिनर्स, दे आर वेरी खुदगर्श। आंसर सही नहीं लिखा है, इतना ही सुंदर, ठीक है, आपने हैंडराइटिंग लिखा हो, ओहो, जीरो कर देगा। दे विल नॉट इवन गिव अ क्रॉस, विल गिव जीरो, खत्म। कितना देते हैं वो? कहीं नहीं, क्योंकि उनको कंटेंट से मतलब है। तो आप उनको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दो, राइट कंटेंट दो उनको, सही कीवर्ड्स डाल के दो, अंडरलाइन करके दो, वो सब पॉइंट्स को विजिबल होना चाहिए, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा बढ़िया से। बात समझ में आया आपको? देन इट विल बी वेरी इजी टू स्कोर। और ये आपके लिए भी बढ़िया है ना, आपको पूरी तरीके से याद भी नहीं करना है, और आपको खुद का माथा भी यूज नहीं करना जबरदस्ती का। यूज तो करना ही है माथा को, बट वैसे जबरदस्ती का यूज नहीं करना कि खुद का लैंग्वेज बनाने के लिए। ठीक है, यू हैव टू गेट अ सेट पैटर्न कि इस पैटर्न से मेरे को आंसर लिखने का है, ये मेरे कीवर्ड्स है जो मुझे आ जाने चाहिए, जो कि आपको जो रिटर्न नोट्स है उसमें आपको मिल ही रहा है अल्टीमेटली। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत है, विल गेट फैबुलस मार्क्स, नॉट जस्ट स्ट्रेट मार्क्स, विल गेट फैबुलस मार्क्स। और इस चीज को आप ऑडिट में भी अप्लाई कर सकते हो इफ यू वांट। करोगे, कहाँ से याद रहेगा नहीं तो। ठीक है, ओके, सेक्शन नंबर 26 was matter to be stated in the prospectus. सेक्शन नंबर 27 इज द मेजर सेक्शन जो बचा हुआ है आज के चैप्टर के लिए अपना, वो है वेरिएशंस इन द टर्म्स और ऑब्जेक्ट्स ऑफ द प्रोस्पेक्टस। सुनो, मैंने सबसे पहले एक प्रोस्पेक्टस इशू किया और मैंने कुछ सेट ऑब्जेक्टिव्स उसमें लिख के रखा। ठीक है, मैंने कुछ सेट ऑब्जेक्ट्स उसमें रख के रखा, और अब क्या हो रहा है, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं उस लाइन ऑफ प्रोस्पेक्टस जो लिखा हुआ है ना उस लाइन में जाऊं मैं। एग्जाम्पल, मैंने सोचा था कि मैं सोलर इंडस्ट्री में काम करूंगा, सोलर का पैनल्स वगैरह डील करूंगा, इसके ऊपर डील करूंगा मैं, मेरा प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ था। बट राइट नाउ आई फील कि यार सोलर नहीं, आई वांट टू गेट इनटू ईवी नाउ, बिकॉज वो जरा प्रोक्योरमेंट उसका इजी है। एग्जाम्पल मान लो, प्रोक्योरमेंट तो कोई इजी नहीं है, बट प्रोक्योरमेंट मान लो इजी है और मुझे ज्यादा फ्यूचर उसमें दिखता है, और तो वाइस वर्सा। तो आपका प्रोस्पेक्टस बेसिकली क्या हो रहा है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट था, जो भी आपका टर्म्स था प्रोस्पेक्टस में, उसमें क्या आ रहा है, वेरिएशन। क्या आ रहा है आपका, वेरिएशन। इज इट अ स्मॉल मैटर और अ वेरी बिग मैटर? जो फंडामेंटल है उसका, ठीक है, जो आपका फंडामेंटल है, ठीक है, जो आपका फंडामेंटल है जिसके बेसिस में लोग बाग इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, लोग बाग इन्वेस्ट कर रहा है, उसी को आपने चेंज कर दिया। तो पहला बात मुझे बताओ, क्या मैं मर्जी से चेंज कर सकता हूं क्या कि हाँ भाई और बहनों, कल तक तो हम आटे में डील कर रहे थे, आज डेट में हम मोबाइल फोन में डील करेंगे, खत्म कहानी, जय माता दी, जा रहे। फादर्स क्लास पे चल रहा, फादर्स चल रहा दुकान आपका, कंपनी है भैया,
कंपनी है, आपका नहीं है, ये किसका है? हम सबका है। देखा जाए तो किसी का नहीं है, वैसे देखा जाए तो सबका है। गलत है सही? तो अगर वेरिएशन हो रहा है इन द प्रोस्पेक्टस, यानी कि सर जिसके बेसिस में आपका बिजनेस शुरू हुआ, जिसके बेसिस में आप लोगों से पैसे उठा रहे हो, वही अगर आपका चेंज हो रहा है, वेरिएशन आ रहा है उसमें, उस बेस में ये एक बड़ा चीज है, छोटा चीज है? बड़ा चीज है। तो यू हैव टू फर्स्ट टेक द परमिशन ऑफ द शेयर होल्डर्स। हाउ डू यू टेक द परमिशन ऑफ द शेयर होल्डर्स? बाय पासिंग रेजोल्यूशन। विल ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन डू इट फॉर यू और स्पेशल रेजोल्यूशन? स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए मुझे। क्या चाहिए? स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए भैया। छोटा मोटा काम होने वाला कोई नहीं, स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए इन द जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में पहले एसआर पास कराओ, ठीक है? एसआर पहले पास कराओ इन द जनरल मीटिंग। उसके बाद सर एडवर्टीजमेंट कराओ। कहाँ कराओ? एडवर्टीजमेंट कराओ। न्यूज़पेपर में एटलीस्ट टू, वन इन इंग्लिश, दूसरा इन वर्नाक्युलर लैंग्वेज। सबको बताओ कि हम अपना प्रोस्पेक्टस जो है वो क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। सर इसके लिए कोई फॉर्म है क्या आपके पास में? है ना सर? कौन सा फॉर्म है सर आपके पास में? ठीक है सर, फॉर्म है सर। हाँ सर फॉर्म है। इमेज में देखिए क्या फॉर्म? यहाँ होगा तो, ये रहा। ये देख रहे हैं क्या? पास वन, इसमें लिखा हुआ है पब्लिक नोटिस, दिख रहा है आप लोगों को? एडवर्टीजमेंट गिविंग डिटेल्स ऑफ द नोटिस ऑफ द स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर द वेरिंग, वेरिंग मतलब वेरिएशन of the terms of any contract referred to in the prospectus or altering the objects which the prospectus was issued। पलक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आपको? ठीक है, तो पूरा डिटेल्स दिया हुआ रहेगा इसमें कि पहले का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वेरी हो चुका है, हमने ये सोचा था हम ये करेंगे, इसके लिए हमने ना अपने शेयर होल्डर से क्या ले लिया है, परमिशन भी ले लिया है। तो ये फॉर्मेट दे दिया बेसिकली। पास वन क्या किया है, फॉर्मेट दे दिया आपको कि ये सब डिटेल्स आपको डालना है भैया। ठीक है, समझ में आया आपको? तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या था, वेरिएशन क्रिएट करना, तो एसआर इन जीएम। नंबर टू क्या था, एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा एटलीस्ट इन हाउ मेनी न्यूज़पेपर, टू न्यूज़पेपर। यहाँ लिखा हुआ नहीं है, आप लोग बाद में मेंशन कर देना इसमें। आई डोंट थिंक सो इट इज मेंशन्ड। यस, ठीक है। आपके जो कंपनी की वेबसाइट भी होती है ना, कंपनी के वेबसाइट में भी आप मेंशन करते हो अबाउट द चेंज। ठीक है, जैसे आप न्यूज़पेपर में करते हो वैसे ही आप करते हो। अगर मैंने सिर्फ इतना ही ऑप्शन दिया, मैंने सिर्फ इतना ही किया, मैंने क्या किया, मैंने सबसे परमिशन ले लिया, सेकंड मैंने एडवर्टीजमेंट करवा दिया, विल यू बी सेटिस्फाइड? विल यू बी सेटिस्फाइड? व्हाट डू थिंक इज द मिसिंग एलिमेंट? टेल मी, व्हाट डू थिंक इज द मिसिंग एलिमेंट? क्या मिसिंग है? चलो जो भी देख रहे हो ऑनलाइन बताओ, जो लोग कर रहे हैं आप लोग बताइए सब लोग। आरओसी को इन्फॉर्म करना तो चलो, तो बाद में करेंगे वेरिएशन के बारे में, चलो ठीक है। और क्या है? कुछ तो लग रहा ना मिसिंग है, कुछ तो मसाला मिसिंग है इसमें। सर हाँ, सोचो, मैंने कंपनी में जो एप्लीकेशन मनी वगैरह दिया है वो किस बेसिस में दिया था मैंने, कि ये एक सोलर इंडस्ट्री है, सोलर से रिलेटेड काम करेगा। बट अगर उसने अपने प्रोस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट से चेंज कर लिया है, विल आई बी इंटरेस्टेड? आई मे बी इंटरेस्टेड, आई मे नॉट बी इंटरेस्टेड। डोंट यू थिंक अगर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं तो मेरे को मेरा पैसा निकालने का अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, आप मुझे बताइए। करेक्ट, मुझे अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए ना कि भैया देख लो हमारा ऑब्जेक्ट चेंज हो गया। उसके बावजूद भी अगर आपको मन है कि आप मेरे बिजनेस में लगाइए रुपया, तब तो आप लगा के रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इनकेस आपको रुपया निकालना है तो आप निकाल लीजिए। समझ में आया आपको? तो इसमें क्या लिखा होगा, एग्जिट अपॉर्चुनिटी। एग्जिट अपॉर्चुनिटी मतलब मेरे को निकलने का अपॉर्चुनिटी है। तो डिसेंटिंग, ये नया वर्ड सिखा रहा हूँ आपको, आपको याद करना है। तो डिसेंटिंग शेयर होल्डर, डिसेंटिंग शेयर होल्डर मतलब जो शेयर होल्डर्स को निकलने का इच्छा है उसको एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ठीक है, जो हु डू नॉट एग्री टू द, हु डिड नॉट एग्री टू द वैल्यूएशन। बात समझ में है? सर किस प्राइस में, किस प्राइस में सर, कौन से प्राइस में निकलेंगे? उस प्राइस को बोलते हैं हम लोग एग्जिट प्राइस। क्या बोलते हैं सर? एग्जिट प्राइस। ठीक है, सिक्योरिटी से रिलेटेड बात आ गया ना, कौन बीच में आता है फिर? सेबी। तो क्या होगा, एट एन एग्जिट प्राइस इन सच मैनर एंड कंडीशन एज स्पेसिफाइड बाय सेबी। इन नॉर्मल सिचुएशन बताता हूँ क्या होता है जनरली। जो अगर निकल रहा है ना, तो प्रमोटर्स और इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, जो कंपनी के ऑलरेडी प्रमोटर्स वगैरह हैं, वो शेयर खरीद लेते हैं। समझ में आया? चलेगा बिल्कुल, यहाँ पे पक्की बात, कोई दिक्कत तकलीफ बताइए, बताइए। डन, क्लियर है? तो अगर वेरिएशन इन द टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगर वेरिएशन इन द टर्म्स और ऑब्जेक्ट्स ऑफ द प्रोस्पेक्टस हुआ है,
यू हैव टू सबसे पहले पास व्हाट, अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग, ठीक है, यू कैन पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। नंबर 2 क्या है आपका, एडवर्टीजमेंट इन 2 न्यूज़पेपर्स। फॉर्म नंबर क्या, ये फॉर्म लिख दिया आपका, ठीक है ना, फॉर्म क्या है आपका, पास 1, ठीक है, फॉर्म क्या है आपका, पास 1 इन द सिटी इन विच आरओ इज सिचुएटेड। अगर आपका गुवाहाटी सिटी में है तो जहां आपका आरओ सिचुएटेड है, आरओ म्हणजे रजिस्ट्रार ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्ट्रार जहां है, रजिस्टर्ड ऑफिस। आपका क्या होता है, कई सारे ब्रांचेस होते हैं, ठीक है, तो आपका एक ऑफिस सिलेक्ट करना पड़ता है जिसको आप लोग ऐसे कम्युनिकेशन मीडियम है कि भैया जितना भी कम्युनिकेशन करना है मेरे को इस ऑफिस में भिजवाना। सबका होता है हेड ऑफिस, जिसको बोलते हैं हेड ऑफिस, वैसे टाइप का ऑफिस होता है जिसको बोलते हैं हम लोग रजिस्टर्ड ऑफिस। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, तो कौन सा फॉर्म है आपका, पास 1 इन द city in which RO is situated, indicating clearly the justification for such variation। तो आपको क्लियर ऐसा नहीं कि आपने बस मन का बता दिया कि देखो हम प्रोस्पेक्टस चेंज कर रहे हैं, हमारा मन हुआ, हमको रात को सपने में आया कि अगर हम अपना ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं तो हमारे लिए शुभ रहेगा। ऐसा नहीं होता सर, आपको पहला बात तो ये कन्विंस करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में, उसके बाद जब एडवर्टीजमेंट आप कराओगे तो वो बताना पड़ेगा कि भैया क्यों मैं वेरिएशन लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्जाम्पल, मैं ऐसा कोई टेक्नोलॉजी ला रहा था जो अभी तक फिजिबल ही नहीं है, तो मैं बोलूंगा देखो अभी करेंटली फिजिबल नहीं है, बट हम लोग ये काम शुरू कर सकते हैं इन द लॉन्ग रन, अगर फिजिबिलिटी आ गया तो वी कैन वर्क ऑन द प्रोजेक्ट। ये हो गया जस्टिफिकेशन देना, सही बात है या नहीं है, ठीक है। और जो अमाउंट हमको ऑलरेडी मिल चुका है, क्योंकि मैं ऑप्शन दूंगा ना, मैं डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स को ऑप्शन दूंगा, क्या चीज का, कि आपके पास एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी है, तो जो पैसे मेरे पास आ गए हैं क्या मैं दूसरी कंपनी कहीं पे लगा सकता हूँ क्या उस पैसे को। The answer is what? No, it cannot be used. Not to use the amount raised for buying, trading or otherwise dealing in equity shares of a listed company. Allowed ही नहीं है आपको करना है, ठीक है, चलेगा। और लास्ट ऑप्शन क्या है, एग्जिट अपॉर्चुनिटी आप दोगे टू द डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स which have who have not given the who did not agree to the variation at an exit price and the terms and conditions as specified by the SEBI. Clear? दिक्कत तकलीफ बताइए किसको, बताइए कोई इश्यू है तो बताइए, तो कुछ कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मजा है जीवन, क्लियर है ना। ठीक है, ये इधर क्लियर हो गया, दिस इज सेक्शन नंबर 27। सेक्शन नंबर 28 क्या है आपका, सेक्शन नंबर 28 ऑफर फॉर सेल। सर ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, ऑफर फॉर सेल पढ़े थे क्या आप, है ना सर। सर अगर कोई स्पेसिफिक प्रमोटर या फिर शेयर होल्डर जो है वो अपने सिक्योरिटीज को इश्यू करवाना चाहता है पब्लिक को, कि वो खरीदने का ऑप्शन दे रहा है सबको, तो कंपनी उसके बिहाफ में कर सकता है। और कंपनी जो है जो भी आपका कॉस्ट हुआ है ऑफ इशू, उसको काट के पैसा किसको दे देगा, जिसके बिहाफ में कर रहा, ठीक है। इसके लिए जो ऑफर फॉर सेल होने से भी सेक्शन नंबर 23 से लेके 41 तक एप्लीकेबल तो है, ठीक है, एक्सेप्ट अ फ्यू थिंग्स जो कि ऑफर फॉर सेल में एप्लीकेबल नहीं है। नंबर 1 क्या है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना था आपका, 90%, उसमें इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू 5%, 25% वाला चीज इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। एनी स्टेटमेंट टू बी मेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन रेस्पेक्ट टू यूटिलाइजेशन ऑफ मनी, कि कैसे हम लोग मनी को यूज करेंगे, उसका यूटिलाइजेशन स्टेटमेंट वाला रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। नंबर 4, इंफॉर्मेशन विच कैन नॉट बी कंपाइल्ड और गैदर्ड बाय द व्हाट ऑफर, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन जो कि ऑफर में अदरवाइज गैदर नहीं हो पाया, इंफॉर्मेशन नहीं आ पाया, उसको भी मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो छूट है, आप कुछ अगर छूट जाए नॉर्मली तो आपको मेंशन करना पड़ता है ना इन द प्रोस्पेक्टस अदरवाइज, ठीक है, तो वो सबको इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। वापस रीड करते हैं, ऑफर फॉर सेल आपको मतलब समझ में आ गया, कौन से एक्सेप्शन है इसमें। सबसे पहला क्या है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन उसकी कोई भी रिक्वायरमेंट एज सच को नहीं। नंबर 2, मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू वाला कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टेटमेंट जो बीओडी चाहता है इन रेस्पेक्ट टू व्हाट, यूटिलाइजेशन ऑफ मनी एंड इंफॉर्मेशन जो कि अदरवाइज ऑफर से गैदर नहीं हुआ। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, ये रूल में ही दिया हुआ आपका, ठीक है, मैंने रूल लिखा नहीं है यहाँ पे बिकॉज कितना रूल्स याद करोगे आप लोग, राइट। ये रूल में लिखा हुआ है कि जो ऊपर का पार्ट देख रहे हो ये एक्सेप्ट वाला पार्ट, ये भी रूल्स में, ठीक है। रूल का नंबर 1, रूल नंबर 2 लिखा हुआ है, देखो, ऑल्सो डिस्क्लोज द नेम ऑफ द पर्सन और पर्संस और एंटिटी
बियरिंग द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द फॉर द बेसिकली जिसके नाम पे या पर्सन या फिर एंटिटी के कॉस्ट में आप जो है ऑफर फॉर सेल कर रहे हो उसका नाम आपको डिस्क्लोज करना अनिवार्य। समझ में आया आपको? सिंपल लैंग्वेज में ऑफर फॉर सेल क्या है? कोई पर्टिकुलर शेयर होल्डर या फिर पर्टिकुलर प्रमोटर या फिर इन्वेस्टर का जब आप शेयर्स को आप बाजार में देते हो पब्लिक इशू के लिए तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। उसमें जनरली सारा प्रोविजन एप्लीकेबल होता है एक्सेप्ट दीज कंडीशंस। उनका नाम जो है उसको स्पेसिफाई करना क्या है? जरूरी है। इजी है यहाँ तक? मुझे बताइए। ठीक है, डन। मुझे बताइए यहाँ तक कोई भी दिक्कत तकलीफ बताइए। कुछ भी नहीं है यहाँ तक? एकदम इजी लग रहा है, स्मूथ लग रहा है? नेक्स्ट 2930 वेरी इजी। Every company making public issue shall issue the securities in a dematerialized form। ठीक है, मतलब आजकल जो है फिजिकल तो होता नहीं है, सब कुछ क्या रहता है आपका डीमैट फॉर्म में होता है। तो सबके सब जो पब्लिक इशू कर रहे हैं दे हैव टू डू इट इन व्हाट? डीमैट। सर अगर पुराना कोई शेयर फिजिकल में रह गया तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू व्हाट? डीमैटेरियलाइज्ड। तभी आप ट्रेडिंग कर पाओगे, तभी आप उसको सेल कर पाओगे, अदरवाइज सेल नहीं कर पाओगे। सर अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो भी डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में करना पड़ेगा क्या आपको? लिस्टेड में तो करना ही पड़ेगा, ये तो पता ही है हम सबको। बट अनलिस्टेड हुआ तो? अनलिस्टेड कंपनी है तो बताइए। हाँ या ना? अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो करना है या नहीं करना है? अरे बताओ, अरे बताओ। अनलिस्टेड कंपनी होने से करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा डीमैट फॉर्म में? बताइए, पलक जी का भी इस्तेमाल वेट कर रहे हैं हम आंसर का। यस और नो? नहीं। श्रुति जी, श्रुति जी बोलता है यार हम हमेशा ऐसे जगह में क्यों फंस जाता है जहां मेरे पास ना यस रहता है ना नो रहता है। दी आंसर इज फर्क का आंसर नहीं है इसलिए टाइम अप हो गया है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है दीदी? क्या लिखा हुआ सेक्शन में? क्या लिखा हुआ दीदी बताइए ना एक बार के लिए। एवरी कंपनी लिखा हुआ है। तो कंपनी होगा तो लिस्टेड भी होगा, अनलिस्टेड भी होगा। सर मैं दूसरा सवाल पूछूं क्या? ये तो समझ में आ गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन इतना घातक होगा दूसरा तो और घातक होगा। पूछ लेंगे। ठीक। स्मॉल कंपनी कर सकता है क्या? सर थोड़ा एड़ा है क्या? एड़ा है क्या? एवरी कंपनी लिखा हुआ है ना, तो सभी आएगा उसमें, है ना? क्यों? हाँ, क्योंकि स्मॉल कंपनी से टाइप ऑफ व्हाट? प्राइवेट कंपनी। वो पब्लिक कंपनी हो ही नहीं सकता है। और अगर वो पब्लिक कंपनी हो ही नहीं सकता है तो पब्लिक इश्यू भी कर नहीं सकता है। तो सेक्शन नंबर 29 एप्लीकेबल ही नहीं हो। क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया जीवन में, है ना? नेक्स्ट 30 हो दीजिए। जब भी कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करता है उसमें क्या क्या चीज रह सकता है? देखो, whenever company publishes its prospectus anywhere it shall also mention the object, मेंबर्स लाइबिलिटी, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन सिग्नेटरीज है एमओए में, ये आपको प्रोस्पेक्टस में मेंशन करना पड़ता है। समझ में आया आपको? सबका सिग्नेचर होना जरूरी है। ठीक है, जितना बार भी प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं तो क्या क्या मेंशन होता है? ऑब्जेक्ट्स, फिर मेंबर्स लाइबिलिटी, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड द सिग्नेटरीज ऑफ द एमओए। महुआ। समझ में आया आपको? सर 31, 31 सर खत्म कर लिया ना? सर पढ़े ना सेल्फ प्रोस्पेक्टस? ठीक है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पढ़े ना सर? मजा से पढ़े रहे, याद है ना? ये रहा 31। ठीक है मौज। 32 हमने पढ़ी लिया था, रेड हियरिंग। 33 एवरेज। ठीक है, समझ में आ गया आपको? मजा है जीवन में? क्लियर है? ठीक है, आइए एक छोटा सा टॉपिक जो बचा हुआ है हमारा वो है डीम्ड प्रोस्पेक्टस का। ठीक है, डीम्ड प्रोस्पेक्टस का मतलब तो आपको पता ही होगा। ठीक है, मैं आपको फॉर्मल रीडिंग करवा रहा हूँ इसका, जो आपका लैंग्वेज दिया हुआ है। ठीक है सर, ये तो लिखा नहीं है हमने, देख लीजिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है। कंपनी में हायर अ इशूइंग हाउस, ये सेक्शन में दिया हुआ नहीं, इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड ओवर देयर, मैं थोड़ा इजी कर दिया आपके लिए। क्या है? कंपनी में हायर अ इशूइंग हाउस, अ ग्रुप ऑफ अंडरराइटर्स में भी, और कंपनी टू कंप्लाई ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड इशू इट्स सिक्योरिटी। वो चाहे तो अपने बिहाफ पे हायर कर सकता है। ठीक है, द कंपनी issues or agrees to issue full or substantial shares to the hired
हाउस और कंपनी, मतलब कंपनी जो है वो चाह सकता है कि वो पूरा का पूरा इशू करे, या फिर व्हाट सब्सटैंशियल अमाउंट, सब्सटैंशियल मतलब ज्यादा। सर ये क्यों कर रहा है? देखो कंपनी है, उसको कई सारे लीगल मैटर्स को फॉलो अप करने पड़ेंगे, प्रोस्पेक्टस हुआ या नहीं हुआ, मिनिमम सब्सक्रिप्शन हुआ या नहीं हुआ, बहुत सारा क्राइटेरिया है राइट। अंडरराइटर्स को हायर करने का काम, बहुत सारा काम है। कंपनी को इतना हेडेक लेना ही नहीं है। कंपनी पड़ेगा साला कोई दिक्कत हो गया, प्रोस्पेक्टस कैसे इशू नहीं हुआ, कुछ भी इशू आया तो फालतू का मेरे ऊपर क्या लग जाएगा, पेनल्टी लग जाएगा। अलॉटमेंट करूंगा उसमें गड़बड़ हो जाएगा तो पेनल्टी लग जाएगा। क्रिमिनल लाइबिलिटी, सिविल लाइबिलिटी लग जाएगा, सेक्शन 34 35, बहुत झमेला रहे। इससे अच्छा मैं काम करता हूँ, मैं एक इशूइंग हाउस को अपॉइंट कर लेता हूँ, वो मेरे बिहाफ में सारा काम कर लेगा। मैक्सिमम मैं क्या करूंगा, मैं अपना हेडेक पूरा करने के लिए क्या करूंगा, मैं बोलूंगा सोच देखो, मेरा सारा काम फॉर एग्जाम्पल फोन से होता है, मेरा सारा काम किससे होता है भैया, फोन से होता है। और मेन क्या दिक्कत है कि सर मेरे पास अगर फोन रहेगा तो मेरे बिहाफ में कोई काम ही नहीं कर सकता है। तो मैं क्या करूंगा, श्रुति को क्या बोलूंगा, श्रुति एक काम कर, जब तक मैं क्लास में होगा सब्सटेंशियल अमाउंट, तब तक तू श्रुति अपने पास फोन रख ले, जितना भी तुमको बात करना, जितना भी डीलिंग करना तू कर ले अपने लेवल पे। तो मैंने क्या किया, अपना जो रिक्वायरमेंट था, जो अपना काम था, उसको मैंने क्या कर दिया, किसको दे दिया मैंने, श्रुति को दे दिया। सब्सटैंशियल पोर्शन दे दिया, या फिर मैंने फोन ही पकड़ा दिया, ये तेरा ऑफिस का फोन है तो इससे हैंडल करा कर पूरा काम, मुझे मत इन्वॉल्व किया कर इसमें, ठीक है। डोंट यू थिंक आई हैव जस्ट डीम्ड माय रिस्पांसिबिलिटी टू हर, आई हैव जस्ट ट्रांसफर्ड माय रिस्पांसिबिलिटी टू हर। देखा जाए तो मैंने अपना रिस्पांसिबिलिटी श्रुति को ट्रांसफर कर दिया, पर वो टेक्निकली किसका रिस्पांसिबिलिटी है, मेरा। इट इज माय टीम रिस्पांसिबिलिटी, बराबर समझ में आया आपको। सिमिलरली हो सकता है कि मैंने अपना अच्छा खासा शेयर, सब्सटैंशियल शेयर्स को आपको ट्रांसफर कर दिया, तब भी हम उन्हें क्या मानेंगे, एस इट विल बी डीम्ड एज व्हाट, टीम प्रोस्पेक्टिव, क्योंकि वो किसके बिहाफ में है, कंपनी के बिहाफ, ठीक है। द डॉक्यूमेंट इशूड बाय द हायर्ड पर्सन, यानी कि इशूइंग हाउस, इज डीम्ड टू बी अ प्रोस्पेक्टस ऑफ द मेन कंपनी। सुनो सुनो, पहला सिचुएशन तो ये हो गया कि मैंने हायरिंग हाउस को ही बुलाया और मैंने बोला कि तुम मेरा सारा काम कर लो भैया, तो बाय डिफॉल्ट जितना भी डॉक्यूमेंट्स उसने इशू किया है दैट विल बी डीम्ड टू बी व्हाट, प्रोस्पेक्ट। सर और भी कोई कंडीशन है क्या जो हमें देखना है कि जानने के लिए कि वो डीम्ड प्रोस्पेक्टस है या नहीं। बेसिकली समझिएगा, पहले ऑब्जेक्टिव समझिए कंपनी का है क्या। कंपनी अपने आप को इम्यून करना चाहता है फ्रॉम रेस्पॉन्सिबिलिटी, सिंपल सा बात है, वो अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भाग रहे हैं, ये सोचते हुए कि अगर मैं इसको सारा का सारा हक दे दूंगा तो हेडेक भी किसका है, इसका लायबिलिटी भी किसका है, इस। तो कंपनी ना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या हो रहा है, दूर भाग रहा है, ठीक है। तो वो कैसे करेगा सर, सिक्योरिटीज आर ऑफर टू द पब्लिक। सुनो सुनो, मैंने मैंने अपने शेयर्स को पूरा का पूरा शेयर्स किसके नाम पे ट्रांसफर कर दिया, श्रुति कंसल्टेंसी ग्रुप में डाल दिया, मैंने सारे के सारे शेयर्स ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। और जैसे ही मैंने शेयर्स ट्रांसफर किया ना, श्रुति ने विदिन 6 मंथ्स पूरा का पूरा शेयर को अलॉकेट कर दिया। टेक्निकली देखा जाए तो मैंने सारा शेयर किसको ट्रांसफर कर दिया था, श्रुति को। बट श्रुति ने विदिन 6 महीना अगर सभी पब्लिक इशू करवा दिया है, सारा अलॉटमेंट कर दिया है, तो मतलब मैंने शेयर ट्रांसफर किया क्यों था, सिर्फ मेरा हेडेक को कम करने के लिए, ताकि बाकी सारा फॉर्मेलिटी सारा काम कौन कर सके, श्रुति। तो देखा जाए तो ये श्रुति का पब्लिक इशू था या मेरा ही पब्लिक इशू था, बाई श्रुति हुआ, बाई श्रुति हुआ, तो इट विल बी डीम्ड टू बी व्हाट, द प्रोस्पेक्टस। नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, where the full consideration has not been received by the company at the date when the offer is made to the public। जब पैसा दे ना, सिक्योरिटी इशू कर दिया, तो ऑब्वियस सा बात है हम पैसे एक बार में तो मंगवाते नहीं है। अगर मैंने पूरा का पूरा शेयर इशू कर दिया होता श्रुति को, और श्रुति ने पूरा का पूरा पैसा उस कंपनी को दे दिया होता, तब तो इट वुड हैव रिजल्टेड इनटू अ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। बट इसमें क्या पता है क्या, मेरे को पूरा पैसा मिला ही नहीं है, श्रुति ने शेयर इशू कर दिया, तो भैया वो तो ब्रेक ब्रेक में मिलेगा ना, पहले एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, फिर अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, फिर फर्स्ट कॉल का मिलेगा, इस तरीके से पैसे मिल रहे हैं। कंपनी को अगर टुकड़ों में पैसा मिल रहा है, कंपनी को अगर टुकड़ों में पैसा मिल रहा है, पूरा पैसा नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे बताइए मेरे खाली बिहाफ में कौन काम कर रहा है, श्रुति। देखा जाए तो इशू कौन कर रहा है, हम ही कर रहा है, बस खाली मेरे बिहाफ में ये कर रही है, क्योंकि पैसे मुझे पूरा मिला नहीं है। तो अगर बाई चांस पब्लिक को ऑफर हो गया विद इन 6 मंथ्स अलॉटमेंट, या फिर नंबर 2 पूरा पैसा मिला नहीं है, इवन इफ द ऑफर हैज बीन मेड टू द पब्लिक, ये दोनों का केस में इट विल बी व्हाट, डीम टू बी व्हाट, डीम टू बी व्हाट, इट विल बी कॉल्ड एज, डॉक्यूमेंट को क्या मानेंगे हम लोग, डीम प्रोस्पेक्टस। समझ में आया आपको। सर ये तो चलो आपको एनालिसिस में मिल गया, और भी कोई सिचुएशन है क्या। हाँ सर, एक केस स्टडी दिया हुआ है, देखो, सेबी वर्सेस कुनम कुलुम पेपर मिल्स लिमिटेड। इसमें क्या बता देखो,
एक राइट दिया है, राइट इशू मेड टू द एग्जिस्टिंग मेंबर्स। ठीक है, एक आपको राइट दे दिया मैंने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को कि आप चाहो तो अपना शेयर जो है ना किसी और के नाम पे रिनाउंस कर दो। रिनाउंस मतलब रिनाउंसिएशन इज व्हाट, ट्रांसफर कर सकते हो आप। आपके पास एक अधिकार दे दिया मैंने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कि आप चाहो तो अपने शेयर को क्या कर दो, दूसरे के नाम पे क्या कर दो, रिनाउंस कर सकते हो। मैंने अपने शेयर आपके नाम पे ट्रांसफर कर दिया और आपको हक दे दिया कि आप चाहो तो अपने शेयर को क्या कर सकते हो, रिनाउंस कर सकते हो। अगर वो रिनाउंसिएशन इज विद इन 50 तो हम उन्हें डीम्ड नहीं मानेंगे। पर अगर वो 50 से भी ऊपर आपने रिनाउंसिएशन कर दिया तो आपको समझ में आ रहा है, मैंने आपको ट्रांसफर किया, आप मेरे बिहाफ में क्या कर रहे हो, मल्टीपल लोगों को रिनाउंसिएशन कर रहे हो। उस केस में भी हम क्या मानेंगे उसे, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। समझ में आया आपको? तो अलग अलग कंडीशन दिया हुआ है। बेसिकली क्या है, इशूइंग हाउस अगर मेरे बिहाफ में शेयर्स और सिक्योरिटीज को इशू कर रहा है, ठीक है, तो जो प्रोस्पेक्टस या डॉक्यूमेंट है उसको हम लोग क्या मानेंगे, एज डीम्ड प्रोस्पेक्टस। सर ये डीम्ड प्रोस्पेक्टस का क्लॉज डाला क्यों है कंपनीज एक्ट में? ठीक है, बिकॉज दे वांट कि कंपनी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से ना भागे। कंपनी के ऊपर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, लाइबिलिटीज है, वो कंपनी के ऊपर क्या रहे, एप्लीकेबल। सर क्या इशियंग हाउस का मतलब फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है? आंसर इज नो, उनके ऊपर तो लाइबिलिटी है ही कि उनको सही तरीके से सारा काम करना है। बट अगर दरकार पड़ा तो कंपनी को भी धर सकता है आराम से, क्योंकि वो तो खाली क्या कर रहा था, उसके बिहाफ में ही काम कर रहा था। बात समझ में आया आपको? चलेगा बिल्कुल यहाँ तक की बात श्योर हो, 100% क्लियर एकदम? ठीक है, लास्ट पॉइंट आपको पता ना, मैटर्स टू बी डिस्क्लोज इन द प्रोस्पेक्टस व्हिच वाज मेंशन इन सेक्शन नंबर 26। 26 के पॉइंट्स तो डालना ही है इन द केस ऑफ डीम्ड प्रोस्पेक्टस, वो तो डालना ही है, वो तो कॉमन पॉइंट्स है। उसके अलावा कुछ कुछ चीजें हैं जो और डालना पड़ता है इन द केस ऑफ डीम्ड प्रोस्पेक्टस। ठीक है, मैटर्स टू बी स्टेटेड बियॉन्ड सेक्शन नंबर 26। नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट आपको एक देना है डिस्क्लोजिंग व्हाट, द नेट अमाउंट रिसीव या फिर टू बी रिसीव फॉर द सिक्योर, जितना रुपया आपको मिल गया है या फिर मिलने वाला है, क्योंकि आप किसी के और के नाम पे रिनाउंसिएशन भी कर सकते हो। इसलिए कितना पैसा मिल चुका है नेट में आपको और कितना मिलने वाला है। नंबर 3, टाइम एंड प्लेस क्या, जिसके बीच में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट, वो उसका टाइम और प्लेस क्या था। ठीक है, नंबर सी वेरी इंपॉर्टेंट, पर्सन मेकिंग द ऑफर, जो मेरे बिहाफ में नाम में ऑफर प्लेस कर रहा है उसका नाम मेंशन किया हुआ प्रोस्पेक्टस एज डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। मतलब जो मेरे बिहाफ में कर रहा है, पर्सन मेकिंग द ऑफर, जो ऑफर दे रहा है, उसका नाम प्रोस्पेक्टस में मेंशन होना चाहिए एज व्हाट, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। बात समझ में आया आपको? चलेगा बिल्कुल यहाँ तक पक्की बात, श्योर 100%? और ऑब्वियसली दिस हैज टू बी साइन, याद है ना आपको, दिस हैज टू बी साइन, जो डीम्ड प्रोस्पेक्टस होता है उसको हैज टू बी साइन बाय होम, at least 50% of the partners in the case of a partnership firm, and at least 2 directors if the issuing house is a company. I feel it's fine. समझ में आ गया आपको? तो ये डीम्ड प्रोस्पेक्टस का कंप्लीट डिटेल डिस्कशन था आपके साथ में। तो उसके साथ में आपका चैप्टर क्या हो गया, बिल्कुल आपका हो गया चैप्टर समाप्त। ठीक है, जो पेंडिंग टॉपिक्स उसको लिखेंगे हम लोग, उसके बाद में आपको भी टास्क दे रहा हूँ। सेक्शन नंबर 23 से शुरू होता है टिल सेक्शन नंबर 42, लास्ट पन्ना में सेक्शन नंबर 23 से लेकर 42 का जो जो पॉइंट्स है आपके, जो हेडिंग्स है, उसको आपको मेंशन करना है ताकि आप रिवीजन के वक्त में काम ले सके उससे। ठीक है, ये 2 टास्क अभी मैं आपको दे रहा हूँ, उसके साथ में आपका टॉपिक जो है वो क्या हो गया, बिल्कुल समाप्त हो चुका है। क्लियर, डन, समझ में आ गया आपको? उसके बावजूद भी अगर अभी लिखते लिखते अगर कोई डाउट आ गया मेरे को इस 2-3 पॉइंट में तो मेरे को बताना। पहले मैं डीम्ड प्रोस्पेक्टस नहीं लिख पाता हूँ आपको, सबसे पहले हम लोग वेरिएशन लिख लीजिए, आप लोग सेक्शन नंबर 27 लिख लीजिए, उसके बाद डीम्ड प्रोस्पेक्टस लिख लीजिएगा। गाना लगा देंगे आप लोग? गाना लगाना गाना, पीछे वाला बोलता नहीं, पीछे पीछे वाला बोलता हाँ, आगे वाला बोलता नहीं। क्या नाम है, क्या लगाना है? चलो, this one virus just killing the virus, and the virus is just killing this. Why? Because of these 3 reasons. First, you can't check on it.
हो गया? को पार्टीशन करना है क्या? याद हो रहा है सातक में? हो गया? फलक हो गया? दिक्कत तो नहीं हो रहा कुछ भी?
पीछे करो थोड़ा सा। नीचे करो। आप जो ये मेंबर्स लाइबिलिटी है, कैपिटल स्ट्रक्चर है, सिग्नेटरीज है, इसको अलग अलग पॉइंट वाइज भी बना सकते हो, ठीक है। टीम प्रोस्पेक्टस वाला जो फाइल है वो मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ फिर। तो टीम प्रोस्पेक्टस वाला पार्ट आप लोग लिख लीजिएगा कि वो ऑलरेडी मैंने कुछ हद तक लिखवा दिया है आप लोगों को। टीम प्रोस्पेक्टस वाला पार्ट जो है वो आप लोग लिख लीजिएगा, मुझे कुछ कुछ चीजें डिस्कस करना है, वो मैं आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। तो आई एम होपिंग कि टीम प्रोस्पेक्टस भी आप लोग क्लियर हो चुका होगा। नो डाउट कि थोड़ा सा लैंग्वेज डिफिकल्ट है तो उसको एक दो बार पढ़ना पड़ेगा आपको ताकि थोड़ा सा कुछ दिमाग में सेट हो जाए। एंड इट इज नो वे रिटन कि यू हैव टू कीप इट इन द सेम लैंग्वेज, ठीक है। तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन इन दैट वे। यहाँ तक जितना मैंने करवाया आपको बेसिक लेवल पे सारा क्लियर हो गया आपको बढ़िया तरीके से। कोई भी डाउट्स यहाँ पे रह गया आपका? नहीं हो जाएगा यहाँ तक? एक्सेलेंट। आइए मटेरियल देखते हैं। मटेरियल का हमने हर एक कण कण खत्म कर दिया है, बट इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो मुझे डिस्कस करना है, इसलिए मैं डायरेक्टली मटेरियल ही खोल रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, सब पार्टिसिपेट करेंगे। दिस आर द, एक बार के लिए मटेरियल को देख भी लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस जो है डिस्कस कर लेते हैं इसमें से, ठीक है। मटेरियल में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस, वी आर डिवाइडेड द एंटायर चैप्टर इनटू टू पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट व्हिच इज पब्लिक ऑफर एंड private placement. Public offer runs from 23 to 41. On the other hand, private placement runs to section number 42. Great. इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में क्या ही पढ़ना। पब्लिक ऑफर का मतलब हमें पता ही है, पब्लिक को देना थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट या फिर थ्रू राइट इशू। खाली शुरू शुरू के वर्ड से समझ में आ रहे होंगे क्या है। पब्लिक ऑफर में क्या क्या आता है? आईपीओ, एफपीओ, ऑफर फॉर सेल,
ठीक है, कैसे कैसे प्राइवेट कंपनी जो है वो अपने सिक्योरिटीज को इशू कर सकता है, राइट इशू के थ्रू या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू। पब्लिक इशू कराना प्राइवेट कंपनीज के लिए पॉसिबल नहीं है। सिक्योरिटीज का मतलब जो है कि आप लोग बुक से सेल्फ कर लीजिएगा, बुक आ गया आपके पास में, ठीक है, इसको बस ऊपर ऊपर तरीके से क्लिक कर लीजिएगा। आप चाहते हो तो एक छोटा सा स्टिकी नोट लगा के इसमें इनकॉर्पोरेट कर लीजिएगा, क्योंकि मात्र एक सवाल है आपका जो आपकी बुक में दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको बोला देखने के लिए। जीडीआर एडीआर वाला पार्ट है ये वाला पार्ट, जिसको मैंने अब तक नहीं करवाया आप लोगों को, ठीक है। एमसीक्यूज जो है सिक्योरिटीज के ऊपर है। फिर उसके बाद सेबी का पावर के बारे में बताया गया है कि सेबी जनरली जो होता है दो पार्ट के लिए होता है, इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज एंड द नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय हूम, द लिस्टेड कंपनीज। कॉन्फिडेंस आ रहा है देख के एकदम ओके। क्या हमने ये वाला कर लिया था क्वेश्चन को कंफर्म कर लिए, ठीक है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स वाला पार्ट जो है, क्या वो सेबी के पास में है? द आंसर इज व्हाट, नो। सिर्फ इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज है। रिडेम्पशन जैसा शब्द भी कहाँ किसके पास में है? हम लोग फॉलो 60 ट्राइब्यूनल या फिर आरटी को करते। प्रोस्पेक्टस वाला सवाल हमने डिफरेंट टाइप से प्रोस्पेक्टस था, तीन प्रोस्पेक्टस जो पूरा का पूरा टॉपिक था, याद है आपको? सेबी वर्सेस कुनाकुलम जो आपने आप आज किया, वो सब हमने यहाँ पे कवर कर दिया है। आइए इलास्ट्रेशन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। The matters specified under section 25(3) needs to be stated in substitution of matters stated under 26। मतलब जो मैटर एक्स्ट्रा बोला हुआ है उसमें जो को बताना पड़ेगा, वो इन सब्स्टिट्यूशन है या इन एडिशन है? इन एडिशन है। तो इट इज फॉल्स, क्योंकि ये तीन मैटर्स जो है वो एडिशन में बताना है आपको विथ ऑल द मैटर्स जो कि सेक्शन नंबर 26 में लिखा हुआ है। ये एडिशनल रीडिंग वाला पार्ट है, इसको हमें नहीं पढ़ना है, ये हमारे लिए काम का नहीं है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन मुझे बताइएगा। आई एम होपिंग कि पलक भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितने लोग भी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं वो भी ये वाले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ देखिए। कंपनीज प्रोस्पेक्टस वाज गिवन टू अ सॉलिसिटर ऑफ द कंपनी and he forwarded it to one of his clients despite it was marked as strictly private, who applied for the share based upon the same, later filed suit for damages. Will the communication amount to the issue to the public, and whether the provisions of the act are attracted? बताइए, क्या हम इसे इशू टू द पब्लिक मानेंगे? पहले तो मुझे ये समझाइए। और क्या प्रोविजंस ऑफ द एक्ट इन टर्म्स ऑफ डैमेजेस वगैरह अट्रैक्ट होगा? बताइए, हाँ या ना? The answer is what? नहीं सर, इसको हम लोग कहां से पब्लिक इशू मानेंगे, ठीक है। नो, दिस वुड नॉट अमाउंट टू द इशू ऑफ पब्लिक एंड अकॉर्डिंगली द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट विल आल्सो बी नॉट एप्लीकेबल। भैया पब्लिक को इन जनरल बताना मतलब प्रॉपर्ली एडवर्टाइजमेंट वगैरह कराना, सब कुछ कराना, सारे डिटेल्स वगैरह डालना, ये तो अपना प्राइवेट लीजन को खाली कन्वे किया इन्फॉर्मेशन। तो इसको हम लोग पब्लिक इशू नहीं बोल सकते हैं फर्स्टली, एंड इसीलिए क्योंकि ये पब्लिक इशू नहीं है, इसलिए जितने भी मैटर्स थे सेक्शन नंबर 34 35 वाला जो सिविल लाइब्रेरी वाला पार्ट था वो भी एप्लीकेबल नहीं होगा। ये है सेबी वाला पार्ट। सेबी में किसको किसको पहले फॉलो करना है आपको वाला पार्ट दिया हुआ है आपका। ये शायद मैंने आपको एग्जांपल करा दिया था कि आपके बिहार में वैसे तो सारे पार्टनर्स को साइन करना अनिवार्य है, याद है ना आपको? प्रोस्पेक्टस हैज टू बी साइन बाय व्हाट, ऑल द मेंबर्स, ठीक है, जिनका भी नाम मेंशन किया है, बराबर। बट अगर वो बाई चांस अवेलेबल नहीं है तो उनके बिहाफ में कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी साइन कर सकते हैं। फिर एक्सपोर्ट वाला पॉइंट था, ये नीचे का पॉइंट आपको नहीं पढ़ना है। क्या क्या डिस्क्लोजर होगा प्रोस्पेक्टस में? वैलिडिटी कितना दिन का होता है आपका? कब तक पैसे उठाने पड़ेंगे आपको? विद इन 40 days, बराबर। और अगर आप कुछ भी गड़बड़ किए उस चीज में, इशू किया प्रोस्पेक्टस, तो आपको फाइन लगेगा, बराबर। इलास्ट्रेशन पढ़ो पेपर करें। द कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस सबमिटेड with the registrar for filing needs to be duly signed by the majority of the directors. Yet true or false? The copy of the prospectus submitted with the ROC needs to be duly signed by the majority of the directors. True or false? It is false. It has to be signed by all. It has to be signed by what? All. सबको साइन करना पड़ेगा, डायरेक्टर हो या प्रपोज डायरेक्टर हो जो उसका नाम मेंशन किया है प्रोस्पेक्टस में, उनको साइन करना पड़ेगा। हाँ, वो अगर खुद नहीं कर पाए तो उनके रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में कोई साइन कर सकता है। वेरिएशन हमने आज ही किया था सेक्शन नंबर 27, याद है ना आपको? वेरिएशन अगर हुआ है तो सबसे पहले आप एसआर पास करवाओ इन द जनरल मीटिंग, फिर पास वन होता है ना, पब्लिश इन द न्यूज़पेपर, कितना एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर। सर पास वन कहाँ दिया हुआ है? नीचे रूल्स दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ आपको पास वन, ठीक है। और थर्ड क्या है आपका कि जो डिसेंडिंग शेयर होल्डर देख रहे हो, डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स, उनको मौका देना चाहिए एग्जिट ऑफर देने का। आ, ये एग्जाम्पल खुद कर लोगे।
इंड स्विफ्ट फार्मा, उसकी के ऊपर है इसलिए बोल रहा हूँ। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ आपका पास वन दिख रहा है आपको, पास वन दिख रहा है आपको, और नीचे वेबसाइट भी लिखा हुआ है, देखो मैंने कहा था ना कि पास वन के तहत एडवर्टीजमेंट भी कराना और आपको वेबसाइट में मेंशन करना है। चलो ये बताओ आंसर। In the case of variation in the terms of a contract or objects in prospectus, which of the following statements are true? Ordinary resolution shall be passed in general meeting. क्या ये सही है? पहला बात तो यही गलत है, क्योंकि क्या पास करना पड़ता है आपको? ऐसा स्पेशल रेजोल्यूशन। नंबर टू, नोटिस गिवन टू द शेयर होल्डर shall also be published in two newspapers. नोटिस दिया है शेयर होल्डर्स को, क्या उसको भी पब्लिश करना जरूरी है या नहीं है? हाँ, उसको भी पब्लिश करना जरूरी है। नंबर थ्री, अमाउंट सो रेज्ड कैन बी इन्वेस्टेड only in equity shares of prescribed class of securities. बताइए, the answer will be what? डी। मतलब क्या है, दोनों ट्रू नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट ट्रू। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम चलने वाला है क्या? नहीं। एक्चुअली आंसर सिर्फ बी होना चाहिए था, मतलब सिर्फ वो आना चाहिए था, आपको टू आना चाहिए था आंसर। ठीक है, क्योंकि आप इक्विटी शेयर को भी आप वो नहीं कर सकते हो। टू एंड थ्री लिखा है ना ये लोग, ये भी ऐसा होगा, ऑल द थ्री होगा मेनली, ऑल द थ्री आर रॉन्ग ना। ठीक है, आंसर एक्चुअली ओनली टू होना चाहिए था इसका आंसर, शायद ना गलत हो गया आंसर, लोग गलत से दिया, गलत दिया हुआ है। ठीक है, कौन सा पास करना पड़ता आपको? स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, ये वाला हमने लिखवा दिया था आपको, याद है ना, ऑफर फॉर सेल में क्या क्या चीज एप्लीकेबल नहीं होगा। चलो इलास्ट्रेशन बताओ आंसर। In the case of Superfix Limited, some of the members of the company offer part of their holding of the shares to the public in consultation with the board of directors, wherein company took all the actions on behalf for carrying out the transaction. मतलब ये क्या हो गया बेसिकली, ऑफर फॉर सेल है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर शेयर होल्डर का बिहाफ में क्या कर रहा है, कर रहा है, राइट? ठीक है, कंपनी इनकर किया कितना एक्सपेंसेस, 3.2 lakhs फॉर कैरिंग आउट सच ट्रांजैक्शन। कैन द कंपनी रिकवर? The answer is what? Yes sir, absolutely रिकवर कर सकता है, उनके पास ऑथोरिटी है कि जो भी ट्रांजैक्शंस एक्सपेंसेस उसके बिहाफ में हुआ है उसको वो रिकवर कर सकता है। डीमेटेरियलाइज फॉर्म में आज कुछ पढ़ना नहीं है, ये सब चीजें आपको ऑलरेडी आता है। एडवर्टाइजमेंट वाला पॉइंट हमने कर लिया है। शेल्फ प्रोस्पेक्टस, ठीक है। इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम वाला क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था, ये याद है आपको? कोई अगर चार्जेस लगाए एप्लीकेशन में तो वो सब कुछ भी माइनस नहीं होगा, पूरा का पूरा पैसा आपको क्या करना पड़ेगा, वापस करना होगा। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस हमने कर लिया है पूरा, फिर एब्रिज्ड हमने पूरा खत्म कर दिया है। मिस स्टेटमेंट्स इन प्रोस्पेक्टस याद आ गया आप लोगों को? ठीक है, कौन सा मिस स्टेटमेंट है, सेक्शन नंबर 34 35। मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आप लोग बुक से पढ़ो ये वाला पार्ट, क्योंकि अननेसेसरीली कंफ्यूज हो गए। बुक से जो आपको जो दिया वो कर लीजिए, खाली इलास्ट्रेशन जो दिया है ना क्वेश्चन में वो खाली कर लीजिएगा, बस दरकार पड़ेगा तो। ठीक है, सिविल लाइबिलिटी दिख रहा है आपको, एनालिसिस 35, ये सब आपका आ गया। सिर्फ क्यू एंड ए जो आपका है वो कर लीजिएगा, क्रिमिनल लाइबिलिटी आ गया आपका। ठीक है, इसमें भी जो क्यू एंड ए है ना, खाली जस्ट क्यू एंड ए, अगर वो उसमें से कोई भी डाउट है तो बताइएगा। पनिशमेंट अगर फ्रॉडिलिटी इन्वॉल्व हो तो सेक्शन 447। ठीक है, सिर्फ क्यू एंड ए, प्लीज क्यू एंड ए खाली देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आज आपको मैं एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ आज के लिए, क्या क्या दे रहा हूँ, 447 वाला पॉइंट, बाकी ये मैं करवाना है, ये सब मैं करवाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट, ठीक है, 90 डेज के अंदर होना चाहिए, क्वांटम कितना होना चाहिए, पेबल कितना है, कॉन्सिक्वेंसेस कि नहीं हुआ तो क्या होगा, पेनल्टीज वगैरह ये सब दिया हुआ है आपको सब कुछ। तो मैंने आपको सारे के सारे चीजें जो है फ्रॉम द बुक खत्म करा दिया है। मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा खाली, कि टॉपिक तो सारा खत्म करा दिया मैंने, जितना भी टॉपिक्स था मेनली एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड फ्रॉम द बुक इटसेल्फ। दिस इज अ बिग चैप्टर, इफ यू कैन सी इट इज अराउंड 66 to 70 पेजेस आई बिलीव। आपको सिर्फ इसका जो इलास्ट्रेशन है उसको पढ़ना है और टॉपिक को एकदम बेशुमार तरीके से रिवाइज करना है, ताकि जब मैं आपको कल रिवाइज कराऊं, इट इज नॉट माई रिविजन, इट इज योर रिविजन, ताकि हम प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज को एकदम खूबसूरत तरीके से खत्म कर सके। नाउ सर और क्या करना बताइए। जब हम लोग इलास्ट्रेशंस पढ़ रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि नोट्स पढ़ के इलास्ट्रेशंस को मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगी, ये पॉइंट आना चाहिए मेरे नोट्स में, जैसे सिग्नेचर बाय ऑल द पीपल, वो अगर आपने मिस आउट कर लिया है तो स्टिकी नोट्स या फिर कहीं भी ऊपर जहां जगह है उसको इनकॉर्पोरेट कर लीजिएगा। बार बार आपके पास फिर वक्त नहीं है आईसीआई का मॉड्यूल देखने का। आज जो आप आईसीआई का मॉड्यूल सॉल्व करोगे वो एक ही बार करोगे अब आप सॉल्व, उसके बाद क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना वो अलग होगा। उसके लिए आपको आईसीआई का मॉड्यूल नहीं देखना है, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी कवर करके दूंगा आपको।
बराबर क्वेश्चन 9 पक्का। तो उसको जो जो इलास्ट्रेशन बीच के हैं, जो नए नए इलास्ट्रेशन ऐड किए हुए हैं, उनको आपके अपने नोट्स में क्या करना है, इनकॉर्पोरेट करना। कुछ इलास्ट्रेशन मैंने डिस्कस कर लिया, कुछ आप लोग करोगे, कुछ डाउट्स रह गया तो आप डेफिनेटली मुझे क्या करोगे, पूछोगे। हाँ सर, इसमें से कुछ कुछ टॉपिक्स तो रह गया ना, हाँ कुछ छोटे टॉपिक्स आपके रह गए हैं जो मुझे कराना है। इन द कमिंग क्लासेस मैं उसको करवा दूंगा। कल जो है अपना रिवीजन होगा इस चैप्टर का। मोटा मोटी 95% टॉपिक जो है खत्म हो गया है इस चैप्टर का, तो वो हम कल रिवाइज करेंगे। सेकेंडली सर, फिर देन विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 7। ठीक है, जो कि एक बड़ा चैप्टर है। ठीक है, बट बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वो अपन करेंगे। तो वन थ्योरी चैप्टर इज डन, प्रोस्पेक्टस एंड ये वाला पार्ट। फिर हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल चैप्टर में आते हैं। ठीक है, डन। तो इसके जितने भी क्यू एंड ए है वो सब हम कर लोगे। ठीक है, कमीशन वाला पार्ट तो याद होगा, 5% या फिर मेंशन इन द आर्टिकल्स विच एवर इज लेस। ठीक है, जीडीआर के बारे में हमने पढ़ाया नहीं है आपको अभी तक, ये सब हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, डन। मॉड्यूल देख के तो डर लगता है ना, लगता है कि ऐसे नोट्स में तो कितना दिक्कत होता है। आप मुझे अगर बोलोगे ना मॉड्यूल से रिवाइज करा दो भैया, मैं नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि मैंने अपना प्लेसिंग की सब रखा है ना, कौन सा पॉइंट मुझे डालना है, कैसे डालना है, क्या डालना है। दैट इज द कंफर्ट ऑफ यू राइटिंग योर ओन लैंग्वेज। ठीक है, चलेगा। कैन वी एंड द क्लास टुडे? ओके, विद दैट चैप्टर इज